गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थियों को टीचर्स डे की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। पिछली क्लास में बेटा अपन ने बात की थी किसकी? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी बेटा। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन ने कहा निम्न अंग भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहला अपने पास क्या आया था बेटा? बाह्य नासा छिद्र। दूसरा अपने पास आया था बेटा नासा गुहा। तीसरा पार्ट अपने पास आया था बेटा कौन सा? आंतरिक नासा छिद्र। चौथा पार्ट अपने पास क्या आया था बेटा? घर्षणी। पांचवा पार्ट अपने पास आया था अपने पास कौन सा बेटा? कंठ। और छठा पार्ट आता है बेटा श्वास नली। अब श्वास नली एक 12 सेंटीमीटर लंबी क्या है बेटा? पेशीय नली है, जो कहां से शुरू होती है? कंठ के निगल द्वार से संपन्न होती है और वक्षीय गुहा में फैली रहती है। अब जो ये श्वास नली है, इस श्वास नली की भित्ति के अंदर सी आकार के उपास्थि के बने हुए बेटा क्या पाते हैं? छल्ले पाते हैं। सी आकार के उपास्थि के बने हुए छल्ले पाते हैं। इन सी आकार की उपास्थि के छल्लों का कार्य क्या है बेटा? श्वास नली को क्या करना बेटा? पिच करने से क्या करना बेटा? रोकना। पिच करने से क्या करना? रोकना। अब जो श्वास नली है, इसकी भित्ति के अंदर या इसकी भित्ति का निर्माण करने के लिए जो उपकला स्तर भाग लेता है, उस उपकला स्तर की कोशिकाएं कैसी होती है बेटा? पक्षमापी होती है, सीलिया युक्त होती है और साथ में किसका स्राव करती है बेटा? श्लेष्मा का स्राव करती है। अब श्वास नली से जो वायु आती है, उस वायु के अंदर यदि कोई क्या हो बेटा? बैक्टीरिया या क्या हो? धूल के कण। इन धूल के कणों को ये श्लेष्मी पदार्थ क्या कर लेता है बेटा? फंसा लेता है। फिर सीलिया में या पक्षमाप में जो गति होती है, उस गति की सहायता से इनको बेटा वापस कहाँ कर दिया जाता है? बाहर निकाल जाता है। इसका मतलब पक्षमापी उपकला स्तर का कार्य क्या हो गया बेटा? धूल के कणों को किस में जाने से रोकना? फेफड़ों में जाने से रोकना। अब जो श्वास नली है, वो अपने अंतिम छोर पर दो शाखाओं में क्या हो जाती है बेटा? विभाजित हो जाती है। प्रत्येक शाखा को अपन क्या कहते हैं? श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। दोनों ब्रोंकाई अपनी ओर के लंग्स में क्या कर जाती है बेटा? प्रवेश कर जाती है। प्रत्येक लंग्स यानी कि लंग्स की संख्या कितनी होती है? 2। प्रत्येक लंग्स स्वजीव ऊतक के, अंतराली स्वजीव ऊतक के बने हुए 2 आवरण से क्या रहता है बेटा? घिरा हुआ रहता है। प्रत्येक लंग्स, ये बायां लंग्स हो गया बेटा, और ये क्या हो गया? दायां लंग्स हो गया। अब प्रत्येक लंग्स दोनों ओर
चारों ओर अंतराली संयोजी ऊतक के बने हुए दो आवरण या दो झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है। इन दोनों झिल्लियों को सामूहिक रूप से कहते हैं बेटा फुफ्फुसावरण। क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरण। इन फुफ्फुसावरण के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं फुफ्फुसीय गुहा या प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे फुफ्फुसीय द्रव्य या प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये फुफ्फुसीय तरल या प्लूरल फ्लूइड कैसा होता है बेटा? एयरलेस होता है। कैसा होता है? एयरलेस होता है, अर्थात इसमें वायु नहीं पाई जाती है। इस प्लूरल फ्लूइड का कार्य क्या हो गया बेटा? तो इसका कार्य हो गया, ये लंग्स को पिचकने से क्या करता है बेटा? रोकने का कार्य करता है। लेकिन कई बार दुर्घटनावश या दुर्घटना के समय क्या होता है, प्लूरल कैविटी के अंदर वायु भर जाती है और वायु भर जाने के कारण फेफड़े क्या हो जाते हैं बेटा? पिचक जाते हैं। और पिचकने के कारण ये काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण इनकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना बेटा, कभी भी जो फुफ्फुसा आवरण है उसके निर्माण में पेशियां भाग नहीं लेती है, अर्थात फेफड़ों में पेशियों के कारण कोई संकुचन और शिथिलन नहीं होता है। अब जो दायां फेफड़ा है या दायां लंग्स है, इसके अंदर 3 पालियां पाई जाती है, जबकि बायां लंग्स है वो कितनी पालियों में विभाजित होता है बेटा? 2 पालियों में विभाजित होता है। अब पूरे लंग्स किससे बेटा? थोरेसिक केज या परसू का पिंजर से ढका हुआ रहता है। परसू का पिंजर का अर्थ क्या है बेटा? तो सामने वाले भाग में ये जो खड्डा है, इस खड्डे में तो पाई जाती है कौन सी अस्थि? उरोस्थि या स्टर्नम। वक्षीय भाग में पीछे की तरफ पाई जाती है बैकबोन, और दोनों तरफ से आकर उरोस्थि से जुड़ जाती है बेटा क्या? रिब्स, पसलियां। तो इस प्रकार उरोस्थि, बैकबोन और पसलियों से मिलकर एक पिंजरे का निर्माण होता है। इस पिंजरे को अपन क्या कहते हैं? परसू का पिंजर या थोरेसिक केज कहते हैं, जिनके अंदर लंग्स क्या रहते हैं बेटा? सुरक्षित रहते हैं। नीचे की तरफ देह गुहा को विभाजित करने वाला या देह गुहा को वक्षीय गुहा व किसमें बेटा? उदरीय गुहा में विभाजित करने वाला क्या पाया जाता है? पेशीय संरचना डायफ्राम या तनुपट पाया जाता है। डायफ्राम या तनुपट पाया जाता है। अब ये श्वास श्वसनी जो है अपनी ओर के किस में प्रवेश कर गई बेटा? लंग्स में क्या कर गई? प्रवेश कर गई। ये अपने पास क्या हो गई? वो श्वास नली का एक पार्ट ले लिया, जो अपनी ओर के किस में प्रवेश कर जो अंतिम छोर पर जाकर किस में विभाजित हो गई बेटा? 2 शाखाओं में विभाजित हो गई, जिन्हें अपने नाम क्या दे दिया? प्राथमिक श्वसनी या प्राइमरी ब्रोंकाई, जिसमें भी क्या पाते हैं? सी आकार के छल्ले पाते हैं। अब दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई किस में प्रवेश कर गई बेटा? अपनी ओर के लंग्स में क्या कर गई? प्रवेश कर गई। अपनी ओर के लंग्स में प्रवेश करने के पश्चात प्राइमरी ब्रोंकाई में एक विभाजन हो गया, यानी कि 2 शाखा बन गई। इन दोनों शाखाओं को अपन कहते हैं बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई पुनः विभाजित होकर 2 शाखाओं का निर्माण करती है, जिन्हें अपन कहते हैं बेटा टर्सरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई तक
ट्रेकिया की भांति या श्वास नली की भांति क्या पाई जाती है बेटा, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। अब टर्सरी ब्रोंकाई पुनः दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो कैसी होती है बेटा, छल्ले रहित होती है। इन शाखाओं को अपन कहते हैं ब्रोंक्यूल्स या श्वसनिकाय। श्वसनिकाय पुनः दो शाखाओं में क्या हो जाती है बेटा, विभाजित हो जाती है। तब बनने वाली इन शाखाओं को अपन कहते हैं अंतःश्वसनिकाय या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पुनः क्या हो जाती है बेटा, दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। बनने वाली इन शाखाओं को अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स पुनः विभाजित होती है तो जो नलिका बनती है उन्हें कहते हैं अल्वियोली डक्ट। क्या कहते हैं बेटा, वायुकुपिका नली या अल्वियोली डक्ट। अल्वियोली डक्ट आगे जाकर एक गुहा में खुलती है। इस गुहा को क्या कहते हैं बेटा, एट्रियम। ये इसका एट्रियम हो गया, ये इसका यहाँ एट्रियम हो जाएगा, ये इसका एट्रियम हो गया, ये इस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का अल्वियोली डक्ट का क्या हो गया बेटा, एट्रियम हो गया। अब प्रत्येक एट्रियम से लाखों की संख्या में क्या जुड़ी रहती है बेटा, वायुकुपिका या अल्वियोली क्या रहती है, जुड़ी रहती है। इस प्रकार दोनों लंग्स में लगभग 60 करोड़ क्या पाई जाती है, अल्वियोली पाई जाती है या वायुकुपिका पाई जाती है। वायुकुपिका प्रत्येक वायुकुपिका एक प्यालेनुमा संरचना है। प्रत्येक वायुकुपिका क्या है बेटा, एक प्यालेनुमा संरचना है। प्रत्येक वायुकुपिका एक प्यालेनुमा संरचना है, जिसकी झिल्ली का निर्माण या जिसकी भित्ति का निर्माण केवल किससे होता है बेटा, सल्की उपकला उत्तक से, और वो भी किससे बेटा, सरल सल्की उपकला उत्तक से होता है। अब ये वायुकुपिका किसका कार्य करती है बेटा, श्वसन सतह का कार्य करती है। श्वसन सतह कौन सी होती है, जिस सतह से या जिस सरफेस से गैसों क्या होना है बेटा, आदान प्रदान होना है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन सतह या रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अब यहां से श्वसन मार्ग से ये वायु कहां पहुंचेगी बेटा, वायुकुपिका में। और वायुकुपिका की जो भित्ति है वो किसकी बनी है, केवल सल्की उपकला उत्तक की, जो अत्यधिक पतली होती है, अत्यधिक नम होती है, जिसका व्यास केवल या मोटाई केवल 0.2 माइक्रोन मीटर होती है, जिसके चारों तरफ रुधिर के शिकाओं का क्या पाया जाता है बेटा, जाल पाया जाता है, जिसमें सतत रूप से क्या बहता रहता है, रुधिर बहता रहता है। अब इन वायुकुपिकाओं में जो रुधिर बह रहा है, उस रुधिर से वायुकुपिका से ऑक्सीजन आएगी, किस में ट्रांसफर हो जाएगी, वायुकुपिका से ऑक्सीजन निकलकर या विस्तृत डिफ्यूजन विसरण द्वारा किस में प्रवेश कर जाएगी, रक्त में। और रक्त में जो CO2 है वो किस में प्रवेश कर जाती है बेटा, वायुकुपिका में प्रवेश कर जाती है। इसलिए वायुकुपिका किसका कार्य करती है, श्वसन सतह का कार्य करती है। किसका कार्य करती है बेटा, श्वसन सतह का कार्य करती है। अब ट्रेकिया से लेकर वायुकुपिका तक जो शाखाएं बनती जाती है, उन शाखाओं के कारण ट्रेकिया से लेकर या श्वास नली से लेकर वायुकुपिका तक का मार्ग किसके समान होता है बेटा, ट्री के समान होता है। इसलिए इस मार्ग को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री ऑफ ह्यूमन या मानव श्वसन वर्क्स। क्या हो गया बेटा, मानव श्वसन क्या हो गया, वर्क्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मानव श्वसन वर्क्स कहलाता है। अब रेस्पिरेटरी
ब्रोंक्यूल्स, कोमा, अल्वियोली डक्ट, कोमा, अल्वियोली एट्रियम व वायुकुपिका सामूहिक रूप से मानव श्वसन तंत्र की श्वसन इकाई का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? श्वसन इकाई का निर्माण करते हैं। ये आपके पास संरचना आ गई किसकी बेटा? मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम आ गया, श्वसन वृक्ष का क्या आ गया बेटा? डायग्राम आ गया। इसके साथ मानव श्वसन तंत्र की क्या आ गया बेटा? एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर आ गई। ये अपने पास बन गया बेटा कौन सा पार्ट है? मानव श्वसन तंत्र का नाम। अब इसके साथ में ध्यान रखना बेटा, दोनों लंग्स के बीच और डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक केविटी या वक्षीय गुहा का जो खोखला भाग बनता है, उस केविटी के अंदर क्या पाता है? हार्ट पाता है। क्या पाता है बेटा? हार्ट पाता है। अब इसके पश्चात वही दो पार्ट बताए थे अपन ने पढ़ा, मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि या मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि। मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि को कितने चरणों में विभाजित किया गया बेटा? 2 चरणों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट इंस्पायरेशन और नंबर सेकंड एक्सपायरेशन। अब मानव श्वसन तंत्र की जो क्रिया विधि है, उस क्रिया विधि को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा? 2 पार्ट्स में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। एक चरण का नाम अपन ने लिख दिया इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। अब रेस्पिरेशन अपन किसे कहते हैं बेटा? और उसमें भी रेस्पिरेशन में भी कौन सा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का अर्थ क्या है बेटा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का अर्थ है वायुमंडल व मानव शरीर की कोशिकाओं के बीच O2 एंड CO2 क्या होना बेटा? आदान प्रदान होना। क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किस विधि द्वारा संपन्न होती है बेटा? विसरण द्वारा, अर्थात गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। और विसरण का अर्थ क्या है? गैस के संदर्भ में अपन बात करें तो गैस का अपनी उच्च सांद्रता से किसकी ओर बेटा? निम्न सांद्रता की ओर क्या होना? गमन करना ही क्या कहलाता है बेटा? विसरण कहलाता है। अब विसरण की दर वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करती है, या अपन एक परिभाषा अपन एक तो यूं कह सकते हैं, गैसों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करना बेटा? गमन करना ही क्या कहलाता है? विसरण। अब विसरण की प्रक्रिया सदैव उच्च वायुमंडलीय दाब द्वारा किसकी ओर होता है बेटा? निम्न वायुमंडलीय दाब की ओर होता है।
अब वायुमंडलीय दाब क्या है, तब अपन ने क्या कहा बेटा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है उस दाब क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। वायु में उपस्थित गैसों के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है उस दाब को सामूहिक रूप से जो दाब उत्पन्न किया जाता है उस दाब क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। और वायु सदैव उच्च वायुमंडलीय दाब से निम्न वायुमंडलीय दाब की ओर क्या होती है बेटा, विस्तृत होती है अर्थात गमन करती है। एक छोटा सा शब्द अपन ने और बताया था बेटा, याद करो, आंशिक दाब। वायुमंडलीय दाब अपन ने किसे कहा था, वायुमंडलीय दाब का अर्थ था गैसों के वायुमंडल में उपस्थित या वायु में उपस्थित गैस, सभी प्रकार की गैसों के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। और आंशिक दाब किसे कहते हैं, वायु में उपस्थित किसी पर्टिकुलर गैस के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है उस दाब क्या कहते हैं, उस गैस का आंशिक दाब कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन द्वारा जो आंशिक दाब उत्पन्न किया जाता है उसे किससे शो करते हैं बेटा, PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पर्टिकुलर CO2 के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, PCO2 या CO2 का आंशिक दाब कहते हैं। ये ध्यान रखना। अब अपन ने कहा कि मानव श्वसन की क्रिया विधि है वो कितने चरणों में संपन्न होती है बेटा, 2 चरणों में संपन्न होती है। एक चरण का नाम रख दिया अपन ने कौन सा बेटा, इंस्पायरेशन, और दूसरे चरण का नाम क्या रख दिया, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का अर्थ क्या है, O2 युक्त वायु का वायुमंडल से श्वसन मार्ग द्वारा कहां पहुंचना बेटा, लंग्स में पहुंचना क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन। O2 युक्त वायु का वायुमंडल से श्वसन मार्ग द्वारा कहां पहुंचना, लंग्स में पहुंचना या लंग्स तक पहुंचना या लंग्स में भरना क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन का अर्थ क्या है बेटा, CO2 युक्त वायु का लंग्स से, फेफड़ों से वायुमंडल में विस्तृत होना क्या कहलाता है बेटा, एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन का अर्थ है O2 युक्त वायु का वायुमंडल से श्वसन मार्ग द्वारा लंग्स में पहुंचना क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन। और CO2 युक्त वायु का लंग्स से वायुमंडल में क्या होना, विस्तृत होना क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन बेटा क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि एक्सपायरेशन क्या है बेटा, एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अब बायोलॉजी में सक्रिय प्रक्रिया शब्द का अर्थ ही क्या बताया था अपन ने, जिस प्रक्रिया को संपन्न होने के लिए एटीपी के रूप में क्या खर्च होती है बेटा, क्या खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है, उसे इंस्पायरेशन। और जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं बेटा निष्क्रिय अवस्था। अब अपन ने कहा इंस्पायरेशन का अर्थ तो हो गया वायुमंडल से O2 युक्त वायु का कहां पहुंचना, लंग्स में पहुंचना, इंस्पायरेशन कहलाता है। इंस्पायरेशन अपन ने क्या कहा बेटा, एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसका मतलब इसमें एटीपी के रूप में किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब इसकी अपन क्या देखें बेटा, क्रिया विधि किसकी, इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन की क्रिया विधि में सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो तनुपट है, तनुपट एक क्या है बेटा, पेशीय संरचना है। इस तनुपट की पेशियों में क्या होता है बेटा,
संकुचन होता है। अब तनुपट में संकुचन होगा, संकुचन होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा? एटीपी के रूप में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? पेशियों की अपन क्रिया विधि पढ़ेंगे, कैसे में संकुचन कैसा होता है उसकी क्रिया विधि में आएगा। अब पेशियों में क्या होता है बेटा? पेशियां क्या करती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग करती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग करने के कारण इन पेशियों में क्या होता है? तनुपट की पेशियों में क्या होता है बेटा? संकुचन होता है। अब तनुपट की पेशियों में संकुचन होने के कारण तनुपट चपटा होकर कहां चला जाता है बेटा? कहां चला जाता है? उदरीय गुहा की तरफ पे चला जाता है। उसके साथ ही तनुपट में संकुचन होने के साथ ही किस में बेटा? अंतरापरशु पेशियां, अंतरापरशु पेशियां क्या होती है बेटा? तो अपन ने कहा पीछे की तरफ बैकबोन पाया जाता है, सामने ये हड्डी खड्डे वाली पाई जाती है उरोस्थी, और ये पाई जाती है रिब्स। अब ये जो रिब्स आ रही है ये वो बेटा क्या है? रिब्स है, जो पीछे की तरफ बैकबोन से आगे की तरफ उरोस्थी से जुड़ी है। इनके बीच ये जो गैप होता है, इस गैप को भरने के लिए क्या पाई जाती है? जो पेशियां पाई जाती है इनके बीच, इन्हें कहते हैं अंतरापरशुक पेशियां। अब अंतरापरशुक पेशियों में जो बाहर की तरफ पेशियां हैं उन्हें तो कहते हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, और अंदर की तरफ पाई जाती है उदरीय गुहा या वक्ष गुहा के अंदर की तरफ पाई जाती है, उन्हें कहते हैं आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। अब बाह्य पेशियों में क्या होता है? बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में क्या होता है बेटा? संकुचन होता है। तो उसके कारण वक्षीय भाग है वो कहां उड़ जाता है? अंदर उड़ जाता है। जैसे अपन सांस अंदर लेते हैं तो ये पार्ट, चेस्ट वाला पार्ट कहां आ रहा है? ऊपर जा रहा है। यहां से तनुपट आपको महसूस हो रहा है कहां जा रहा है? कोशिश करना है सांस लेके अंदर लेना, तो ये भाग कहां रहा है? बाहर। और ये भाग कहां जा रहा है? अंदर। इन दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो वक्षीय गुहा है, उस वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। अब आयतन बढ़ने के कारण जो फेफड़े हैं वो फेफड़े अंदर क्या हो जाते हैं? उनको स्थान अधिक मिलेगा, वो फैल जाते हैं। अंदर फैलने के कारण फेफड़ों के अंदर का वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। किसकी तुलना में? वायुमंडलीय दाब की तुलना में। अब फेफड़ों का वायुमंडलीय दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब से क्या हो गया? कम हो गया। तो उसके कारण वायु बेटा, O2 युक्त वायु श्वसन मार्ग से कहां प्रवेश कर जाती है बेटा? लंग्स में या वायु कुपिका में प्रवेश कर जाती है। जिसका मार्ग क्या है बेटा? बाह्य नासा छिद्र से वायु प्रवेश करती है, फिर कहां जाएगी? नासा गुहा में। नासा गुहा से किस में जाएगी बेटा? आंतरिक नासा छिद्र। आंतरिक नासा छिद्र से कहां जाएगी? गर्सनी में। गर्सनी से कहां जाएगी? कंठ में। कंठ से श्वास नली, श्वास नली से ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोली डक्ट, अल्वियोली डक्ट से एट्रियम, एट्रियम से किस में चली जाएगी? वायु कुपिका। अब वायु कुपिका में जो वायु आई है उसमें O2 का पार्शियल प्रेशर रक्त की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसके कारण O2 वायु कुपिका से किस में प्रवेश कर जाती है बेटा? रक्त में प्रवेश कर जाती है। यह प्रक्रिया कहलाती है इंस्पायरेशन। क्या कहलाती है? और इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे बेटा कौन सा पार्ट है? एक्सपायरेशन। थैंक्स।